दोस्तों इनसाइड भी मौसम अगर मैं खुशामदीद लें जनाब ज़बरदस्त किस्म की खबर आई है और जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ब्लैक बम्बल बी साहब की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट इजाफी नोट जारी किया गया है जो पाकिस्तान के मौजूदा अदालती तनाज़े के अंदर ना सिर्फ अहमियत का हामिल है बल्कि इस चक्कर के अंदर जनाब पूरे के पूरे इंतखाबी अमल पर सवालात उठाने की एक ऐसी स्मार्ट गेम की बुनियाद रखी गई है जनाब कि वो अपनी मिसाल आप है। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट गुज़िश्ता समात जो कि मुलतवी हो गई है अब पीर के लिए, उसके बाद जारी किया गया है। और आज इस फैसले से पहले यानी इस इजाफी नोट के जारी होने से पहले 2 इंपॉर्टेंट ऐसी पेशरफ्ती हुई हैं जिनको हम इस फैसले से, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उससे अलग होकर नहीं देखा जा सकता। वो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स कौन सी हैं, इस पर बात करने से पहले यह जरूरी है कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से जारी किए जाने वाले इस इजाफी नोट के इंपॉर्टेंट पहलुओं पर बात कर ली जाए। इस इजाफी नोट के अंदर जनाब अतर मिनल्ला साहब ने ऐसे कौन से शगुफे छोड़े हैं या ऐसे कौन से नकात हैं जिनके बारे में अतर मिनल्ला साहब ने अपनी बहुत ही ज्यादा रिजर्वेशंस का इजहार किया है। वो 4 निकात जो मेरी नज़र में इस पूरी की पूरी जो 4 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका इजाफी नोट है पर मुश्तमिल है, उनमें से पहला नुकता यह है कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इजाफी नोट में इस बात का जिक्र किया है कि एक सियासी जमात को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की गलत तशरीह की बुनियाद पर इंतखाबी अमल से बाहर निकाला गया जिससे वोटर का बुनियादी हक मुतासर हुआ। और इस हवाले से जनाब अतर मिनल्ला साहब इस समात के दौरान भी मुख्तलिफ अंदाज में इजहार ख्याल करते रहे। जबकि दूसरा नुकता जिसका जिक्र जनाब अतर मिनल्ला साहब ने अपने इस फैसले, अपने इस इजाफी नोट में किया है, वो ये कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों के हवाले का केस महज तकनीकी नकात की बुनियाद पर नहीं देखा जा सकता। इसका फैसला यानी मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज की बुनियाद पर होगा। तीसरा नुकता और तीसरा और चौथा नुकता इस वजह से अहमियत के हामिल हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने इन नकात के ज़रिए एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया है जो आगे चलकर बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार करने जा रही है। अपने इस इजाफी नोट के तीसरे नुक्ते में जनाब अतर मिनल्ला साहब का ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अब तक जो शिकायत उन तक मौसूल हो चुकी हैं इंतखाबी अमल से पहले, इंतखाबी अमल के दौरान और इंतखाबी अमल के बाद, उसकी तमाम तर तफासील जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को अगली समात यानी पीर से पहले उन तक पहुंचाए। और आखिरी नुकता तो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि आखिरी नुकता उसी एक नुक्ते से जुड़ा है, उसी एक पेशरफ्त से जुड़ा है जिसका जिक्र मैंने आपके साथ किया है। क्योंकि इन चीज़ों को जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि हम एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते। क्यों? आज के दिन के अंदर 2 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। उनमें से एक चीज़ है जिसके अंदर ये जो हैं हमारे जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल तौर पर क्लीन चिट देने की कोशिश की, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। और उन्होंने शेख रशीद साहब के केस में इस बात की जजमेंट दे दी है अब कि एक ही जुर्म के अंदर एक ही जगह पर FIR दर्ज होगी, किसी और जगह पर वो FIR अगर दर्ज भी होगी तो वो फारग हो जाएगी, उसका कोई अमल दखल नहीं रह जाएगा। लिहाजा आज के दिन में इस एक पेशरफ्त की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। दूसरा, जैसे ही ये जजमेंट आई थी सामने और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो पे आपके साथ इस बात को शेयर भी किया था कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की अगर आपको सियासत को समझना है या अगर आपको उनकी पॉलिसी मेकिंग को समझना है तो फिर आपको हॉकी के गेम को समझना होगा या फुटबॉल को समझना होगा, जहाँ पर एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी के पास जाता है, फिर वो आगे तीसरे खिलाड़ी को देता है और ये एक इस तरह की मूव बनती है जिसके नतीजे में वो अपना ऑब्जेक्टिव यानी गोल हासिल करते हैं। और यही तरीका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाती है। इसी हवाले से इस जजमेंट के आने से पहले एक जानिब इमरान खान साहब और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लीन चिट देने के लिए अदालती प्लेटफॉर्म ने अपना कंधा पेश किया और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई है। एक पिटीशन से मुराद ये है कि एक दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा
یہ جو ہے کیس جو چل رہا ہے اس وقت مخصوص نشستوں کا، اس کے ساتھ ہی 13 جنوری کا کیس جس کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان لیا گیا تھا، اس کیس کی نظر ثانی کی اپیل کو بھی 13 رکنی بینچ یعنی یہی بینچ سنے، اور جب تک اس نظر ثانی کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو اپلیکیشن ہے جس کا میں نے بھی آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس اپلیکیشن کے فائل ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد جناب عطر من اللہ صاحب کا یہ 4 صفحات پر مشتمل ایڈیشنل نوٹ سامنے آتا ہے، اور اس ایڈیشنل نوٹ میں عطر من اللہ صاحب جو چوتھا اہم نقطہ اٹھاتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس اپلیکیشن کو جس کا میں نے آپ کے ساتھ ارلی ہیئرنگ کا ذکر کیا ہے، اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بناتے ہیں، اپنے اضافی نوٹ کا حصہ بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس پر حتمی ججمنٹ سے پہلے 13 جنوری کے کیس کو اثر نو یعنی اس کی اپیل کو دیکھا جائے، کیونکہ مخصوص نشستوں کا کیس کا معاملہ یہ جو ہے 13 جنوری یعنی بلے کے انتخابی نشان سے جڑا ہے، اور بلے کا انتخابی نشان کے اثرات 8 فروری کے انتخابات پر ہمارے سامنے آئے ہیں، اور ان انتخابات کے نتائج ابھی تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر میں امریکی کانگریس میں منظور کی جانے والی جو قرارداد ہے اس کو بھی شامل کر لوں تو آپ کے سامنے پورا نیشنل پالیٹکس کا سنیریو اور انٹرنیشنل پالیٹکس کا سنیریو بھی کھل کر سامنے آ جائے گا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ کرے گا کہ پاکستان کی اس وقت سی پیک 2 کو اور پاکستان کی اکنامک ریوائیول کے منصوبوں کو کس طریقے سے سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ جو ججمنٹ ہے جس کا میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ جس کا میں نے یا اضافی نوٹ جس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ جو 4 نکات ہیں یہ اسی حوالے سے اہمیت کے حامل ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے غلط فیصلے کی غلط تشریح کی بنیاد پر انتخابی عمل سے نکالا گیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں ان کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی، انہوں نے 180 کے قریب نشستیں حاصل کی، اور اس وقت بھی جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جاری نمبر ہے نیشنل اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کا وہ 87 ہے، یعنی 87 امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے جیت کر اس وقت سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر پاکستان کی پارلیمان میں موجود ہیں۔ اور اگر پاکستان تحریک انصاف کو اس انتخابی عمل سے باہر نکالا گیا تو وہ 87 لوگ یعنی وہ 87 لوگ جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ چاند سے امپورٹ کیے ہیں، وہ مریخ سے امپورٹ کیے ہیں، وہ کس خلائی مخلوق کی طرف سے یہاں پر آئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس انتخابی عمل میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جس حلقے میں امیدواروں کو کھڑا کیا گیا تھا ان کے لیے اپنے حق رائے دہی کو استعمال بھی کیا، اور ان امیدواروں میں سے جو امیدوار ان کو مناسب لگے ان کو منتخب کر کے پاکستان کی پارلیمان میں بھی بھجوایا۔ لہٰذا یہ بات کا ذکر کرنا کہ جناب ووٹر کا بنیادی حق متاثر ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس میں کوئی وزن نہیں، کیونکہ 13 جنوری کی بنیاد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانا تھا، حتیٰ کہ اس سماعت کے دوران جب اس بات کا ذکر ہوا کہ جناب اس پورے کے پورے انتخابی عمل کو جو ہے وہ آپ کو ریگولرائز کرنا چاہیے، تب بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ ہم آپ کو انتخابی عمل سے نہیں نکالنا چاہتے، آپ کم از کم کوئی ایک ایویڈنس تو دے دیں۔ حتیٰ کہ بیرسٹر گوہر خان صاحب جو کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف منتخب ہوئے، اس وقت ان کے کونسل بیرسٹر علی ظفر صاحب جو اس کیس کو پلیڈ کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ جو ان کے کاغذات نامزدگی ہیں اس کے لیے جو جمع کرانے کی کوئی رسید آپ کے پاس ہے؟ تو بیرسٹر علی ظفر نے اس بات کو اوپن کورٹ کے اندر تسلیم کیا کہ ہمارے پاس یہ رسید نہیں ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ کوئی
कोई फीस भी जमा कराई जाती है? तो अली ज़फ़र ने कहा जी 50,000 रुपए। तो उनसे कहा गया कि जनाब वो 50,000 रुपए जो इस अकाउंट से यानी इंतखाबी अमल में हिस्सा बनने के लिए ये जो फ़ीस है ये आपने अगर डिपॉजिट कराई है तो उसकी रसीद दिखा दें। तो वो रसीद भी नहीं दिखाई गई और वहाँ पर इस बात का मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जनाब ये हमने कैश दी थी। तो फिर उनसे कहा गया कि जनाब अगर आपने कैश दी थी तो उस रसीद बुक जो आपने कैश डिपॉजिट कराया है कम अज़ कम उसकी रसीद दे दें। तो वो वाली रसीद भी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि इंतखाबी अमल को मुतासर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने नहीं किया था। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों का केस, अब ये जो मखसूस नशिस्तों का केस है यह आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 103 इन दोनों के तहत है। अब जो ये जो 13 जनवरी का फ़ैसला, 8 फरवरी के इंतखाबात और मखसूस नशिस्तें, अगर देखा जाए तो ये एक ही सिलसिले की कड़ी है, लेकिन हर एक मामले पर आइन की एक मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन हमारे सामने मौजूद है। हर एक इशू को लेकर आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स हमारे सामने मौजूद हैं और उन आर्टिकल्स को नज़रअंदाज करके एक ही लड़ी में इन केसेस को नहीं देखा जाता। हर एक केस अपनी अलग हैसियत भी रखता है और हर एक केस की अपनी एक अलग आइनी पोजीशंस भी हैं जिनको हम किसी तौर पर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अब अगर जो है जनाब जस्टिस अतरमिन अल्लाह साहब से ये बात उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये बात पूछी है कि जनाब आप हमें ये तमाम तर तफसील दें, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू अपनी ये जो डिटेल चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड मटीरियल है वो उनको पेश करे। लेकिन उसके लिए महज एक इजाफी नोट की बुनियाद पर यह रिकॉर्ड वहाँ पर पेश नहीं किया जा सकता। यह रिकॉर्ड उसी सूरत वहाँ पर पेश किया जा सकता है जब 7 जज साहिबान ऐसा ही फैसला सादर फरमाएं, तब भी इस फैसले पर अमल दरामद हो सकता है। इस मौके पर यह जो फैसला या ये जो एडिशनल नोट जनाब अतरमिन अल्लाह साहब की तरफ से जारी किया गया है, ये महज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉलिटिकल बयानिए को तकवीयत देने की एक कोशिश है, इसके अलावा कुछ नहीं। और पाकिस्तान की अदालत उज़्मा में मौजूद जज साहिबान अगर पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करेंगे, अपना सियासी जमातों को अपना कंधा पेश करेंगे, तो ये इस बात की ज़रूरत का एहसास दिलाने की भी कोशिश होगी कि जनाब पाकिस्तान के निज़ाम में अदल पे भी झाड़ू फिरना चाहिए, यहाँ पर भी कचरे को साफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये कचरा जब तक साफ़ नहीं होगा पाकिस्तान का निज़ाम में इंसाफ ऐसे ही जो काले भूंडे हैं उनकी अमाजगाह बना रहेगा और पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून का ऐसे ही मजाक बनता रहेगा अगर कोई समझे तो। अपने आगे ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।